कोई एरर आया है। ठीक है। ओके सर। तो हाँ, तो जी सर लेकिन है ठीक। कि ये आरओ की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आरओ की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। तो आमतौर पे क्या होता है कि ना हम बास के सिनेरियोज के अंदर इसको इग्नोर कर देते हैं, बास जुर्म के ऊपर इसको रखते होते हैं। बास केसेस के अंदर हमारे मॉडल के अंदर अगर हम इसको रखेंगे आरओ को, तो बड़ी ज्यादा एक तरह की ना कॉम्प्लिकेटेड सा रिजल्ट आता है। तो हम वो अर्ली क्विक एनालिसिस के लिए, उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देते होते हैं। तो लेकिन है कि आपको पता होना चाहिए था कि नेग्लेक्ट क्यों करते हैं। वो इसलिए कि आरओ की वैल्यू बहुत ज्यादा है और ये लोड रेजिस्टर्स के पैरेलल में आता है। ठीक है, तो वो आम तौर पे जो है ना, आप आरओ की वैल्यू निकाल के भी चेक कर सकते हैं जी, रखना है इसको कि नहीं रखना है। अगर प्रॉब्लम में स्पेसिफिकली अर्ली वोल्टेज गिवन है, तो फिर बेहतर है कि आप उसको रख के और पूरा सॉल्व करें। और आमतौर पे जहां पे ये मतलब टारगेट होगा कि इसको नेग्लेक्ट किया जाए, वहां पे सीधा ही कह दिया जाएगा ये अर्ली वोल्टेज की वैल्यू नहीं दी जाएगी या आरओ की वैल्यू नहीं दी जाएगी। ठीक है। ओके सर, जी सर ठीक है। चले। अच्छा, तो सर यहाँ पे हम जो है जी, सर लेक्चर नंबर 4 में 52 मिनट पे एक क्वेश्चन पूछना था। वीडियो में है सर। लेक्चर नंबर 4 के मैं ना जी स्लाइड खोल देता हूँ। वीडियो के अंदर ना वो सर। आप डिस्टरबेंस वगैरह उसके अंदर सर होती आप रहती है। सॉल्व कर रहे थे उस वक्त मैंने एक क्वेश्चन पूछा था। सॉल्विंग के दौरान आपने लिखा था। अच्छा, लेक्चर 4 जो है ये स्मॉल सिग्नल मॉडल्स वाला है यस सर। या बाइसिन? अच्छा, ठीक है जी। सर बताएं। एग्जांपल 6.16। स्लाइड नंबर याद है आपको? 6.16। यस सर, ये वाली। जी जी। सर इसमें आपने आरसी के क्रॉस जब वोल्टेज निकाले थे वहां से समझ नहीं किया। आरसी के क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसके क्रॉस वोल्टेज निकालनी होती है ना, वो हमारे पास क्या आता है। अब ये देखें ना, स्टूडेंट्स इस तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं। जब मैं डीसी वोल्टेज निकालनी थी कि स्मॉल सिग्नल? सर डीसी। डीसी अच्छा है। चले, ठीक है। तो आपके पास ना ये आ गया। अब इधर चीज क्या है कि सबसे पहले तो हमने ये चीज देखनी है कि ये हमारे पास जो है बीजेटी एनपीएन है कि पीएनपी है। सर पीएनपी है। और आरसी, एक्चुअली इसका ये आरसी बनता है। आप इसके क्रॉस बात कर रहे हैं? जी सर। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर से जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू हमें पता है 0.92 है। ठीक है, तो हमने अब जो करंट है वो इस डायरेक्शन में हमारे पास फ्लो कर रहा है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर लिखनी है टेल के ऊपर वोल्टेज। जब ओहम्स लॉ हमने जब भी लगाना है ना, तो हमने क्या करना है, टेल माइनस हेड वोल्टेज डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, वो हमारे पास करंट आता होता है। तो टेल के ऊपर हम वोल्टेज हमें पता नहीं है, हमने वो निकालनी है। ठीक है, वीसी हमारे पास क्या वैल्यू है ये हमें नहीं पता। माइनस हेड के ऊपर जो वोल्टेज है वो -10 है। ठीक है सर जी। सर आपने वीडियो में जब सॉल्व किया था ना तो आपने यहाँ पे वीसी की जगह पे ना वीई लिखा था, इसलिए कंफ्यूजन हो रही। नहीं नहीं नहीं, वो बाय मिस्टेक, क्योंकि आमतौर पे जो है ना, ये आदत से मजबूर हैं कि यहाँ पे मीटर निचली साइड के ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पे ये कलेक्टर है। सर इसीलिए प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा चलें, ठीक है। तो अब होपफुली जो है ना वो क्लियर हो गया। ठीक है, बाकी तो नहीं, और तो नहीं, ये इसमें आगे तो सिंपली जो है इसको मल्टीप्लाई कर देना है पॉइंट और नाइन टू सर टाइम्स वीई फाइव से। जब आपने निकाला था वो बता दें। हाँ, तो वीईसी जब आप निकालेंगे, वो आपके पास आ जाएगा एमिटर के ऊपर जो वोल्टेज है 0.7, माइनस यहाँ पे जो वोल्टेज है कलेक्टर के ऊपर जो कि है -5.4 इज इक्वल टू 6.16।
6.3 बनता है ना, नहीं 6.1, 6.1 वोल्ट। ठीक है। और सर आपने आर ई की वैल्यू जब निकाली थी तो आपने अल्फा को 25 पुट किया है, वो बता दें कैसे पुट किया है। आर ई की या आई ई सर की? सर जो मीटर रेजिस्टेंस है हम्म। अच्छा नहीं, सर वो उस ये वाली इस एमिटर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं जो स्मॉल जी सिग्नल मॉडल में। जी सर जी सर। जी हाँ। तो वहां पे जो हमारे पास है वो आर ई इज इक्वल टू अल्फा बाय जी एम। ठीक है, ये इसके बराबर है। अल्फा इधर 100 के केस में आप अप्रोक्सीमेटली कंसिडर करना चाहें तो 1 के बराबर है, वरना 0.99 कुछ हो जाएगा। सर आपने 25 पुट किया है सॉल्व करते वक्त। नहीं नहीं, इसको नहीं 25 पुट किया, जीएम की वैल्यू थी 1/25। ठीक है, तो ये हमारे पास आके 25 ओहम हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये अल्फा और जीएम की वैल्यू कांस्टेंट है कि वेरिएबल? मतलब ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर ये वेरी करती हैं। ओके सर। वी थर्मल है जो कि कांस्टेंट रहती होती है 25 मिली वोल्ट, वो भी टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। बाकी सारी चीजें आपके पास चेंज होती रहती हैं। वो ओके आमतौर सर। पर ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स है ना, उन सारी प्रॉब्लम्स में करंट हमेशा 1 मिली एम्पेयर के करीब ही फ्लो कर रहा होता है, तो वो रिजल्ट उस तरह का आ जाता है। और ये भी 1/25 की बजाय मेरे ख्याल में ना ये थोड़ा सा आगे पीछे कोई वैल्यू होनी है, एग्जैक्ट 25 नहीं होगा, ये 27.2 इधर है। वो मेरे ख्याल में आप दूसरी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं जहां पे वैल्यू डिफरेंट थी। ए, पिछली वाली जो प्रॉब्लम है यहाँ पे ये 25 है, नहीं यहाँ पे भी 25 नहीं है। ठीक है, तो वो हर जगह पे नहीं होना, जीएम की जो वैल्यू है उसकी बेस के ऊपर निकलता है। ओके सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, तो हमने अपना एम्पलीफायर्स का देख लिया, हमने देख लिया कि जी हमने किस तरीके से जो है ना सर्किट्स का एनालिसिस करना है। हमने सबसे पहले जो है हम लोगों ने देखना है कि जी डीसी मॉडल बना के उसका एनालिसिस करना है। उसके बाद डीसी मॉडल से स्मॉल सिग्नल पैरामीटर्स निकालने हैं, जैसे कि जीएम हो गया, आर पाई हो गया, आर ई हो गया। ठीक है, इन चीज़ों को निकालना है। और इनको निकालने के बाद जो है ना, फिर आपने स्मॉल सिग्नल मॉडल बना के सर्किट के अंदर से डीसी सोर्सेज को सप्रेस करके, कपलिंग कैपेसिटर्स को शॉर्ट सर्किट करके आपने फिर सॉल्व करना है। और उस तरीके से आपके पास जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो एक्चुअल जो है एम्पलीफिकेशन का गेन होगा। और अगर आपसे लार्ज सिग्नल आउटपुट और इनपुट पे पूछा गया तो आपने डीसी और एसी कंपोनेंट्स को ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने जो है ना देख ली थी। तो अब हमारा जो फोकस है ना वो ज्यादातर होगा ये एसी जो एम्पलीफायर्स जो हमारे पास बन रहे हैं ना, उनके ऊपर हमारा फोकस होना है। तो अब एम्पलीफायर्स की ना हमारे पास डिफरेंट किस्म की कॉन्फ़िगरेशंस अवेलेबल हैं। ठीक है, कि किस तरह का एम्पलीफायर होगा, किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन, कहाँ पे जो है इनपुट देंगे, कहाँ पे आउटपुट देंगे, और उससे कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास चेंज हो जाती है। और हर एम्पलीफायर का अपना एक यूनिक किस्म का जो है ना बिहेवियर है। ठीक है, तो हम अभी जो है ना इनको देखेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है कि जी हमें जो मॉडल्स हैं बीजेटी के स्मॉल सिग्नल पाई मॉडल, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, कि पाई मॉडल में बेस से एमीटर के बीच में जो रेजिस्टेंस है आर पाई लगी है। एक और अच्छा काम जो इस बुक के अंदर इन्होंने किया, वो मैं आमतौर पे ना ये जो बेस टू एमीटर स्मॉल सिग्नल वोल्टेज थी, इसको वीबीई हम लोग लिख रहे होते थे। ठीक है, स्मॉल। पर अब बोलते वक्त जब मैं बता रहा हूँ आपको कि जी वीबीई है, ये फलाना है, तो जैसे अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना वो असाइनमेंट क्विज़ेस में भी कंफ्यूज होके ना वीबीई का लफ्ज आता है तो वो समझते हैं कि जी कैपिटल वीबीई होगा, वो इसको 0.7 लिख देते हैं। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इधर इन्होंने कहा कि जी ये आर पाई रजिस्टर के क्रॉस होती है, तो हम इसको वी पाई कह देंगे।
जब वी पाई का लफ्ज आएगा तो आपके जहन में होगा कि नहीं, हम डेफिनेटली एसी वोल्टेज की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या होता है फिर हमारे पास इधर इन्होंने क्या किया है कि जो बेस टू एमीटर स्मॉल सिग्नल जो वोल्टेज है उसका नाम जो है वी पाई रख दिया है आर पाई के क्रॉस। तो जब स्मॉल सिग्नल पाई मॉडल के अंदर आपके पास जो है ये वी पाई आ रही है, उस वी पाई को आपने जीएम से मल्टीप्लाई किया तो वो कलेक्टर करंट आपके पास बन रहा था आईसी, और उस कलेक्टर करंट में अर्ली इफेक्ट को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं, कलेक्टर टू एमिटर ये अर्ली रेजिस्टेंस जो है इसको लगा के, तो आपके पास ये टोटल एक कंप्लीट जो है ना ये मॉडल बन जाता है। ठीक है ना, ये चीज आप लोगों ने अभी देख लिया है, हमने कुछ सर्किट भी इसके साथ सॉल्व कर लिए। इसको बेसिकली क्या करना है कि जो भी सर्किट पहले बना हुआ है उसमें बेस के साथ कोई भी एक्सटर्नल रजिस्टर सोर्सेज जो भी लगे हैं वो इधर से कनेक्ट कर देने हैं, कलेक्टर साइड की सारी चीजें इधर से कनेक्ट कर देनी है, और एमीटर साइड की सारी चीजें आपने नीचे कनेक्ट कर देनी है। इसी का एक और वर्जन अगर आपने जो है ये वोल्टेज की बजाय करंट की बेस के ऊपर कंसिडर करना है तो वो हमारे पास ये है कि जी आप बेस से करंट को लेबल कर दें और ये बीटा आई बी बराबर इसको कर दें, तो इन दोनों का रिजल्ट एक ही आएगा। ठीक है ना, सर इसका मतलब है कि कलेक्टर में से इंटर होने वाला करंट आर ओ में से भी गुजरेगा, और ये जो हाँ लगा है जी, बीटा आई बी में। क्योंकि आपको आपको पता है ना कि जब हमने इसको इनकॉर्पोरेट किया था तो हमने कहा था कि जी जो बेसिक जो ट्रांजिस्टर का मॉडल है ना यहाँ तक का, उसके अंदर हमारे पास अर्ली इफेक्ट इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर हम ये मॉडल बना लें और साथ उसके ये रेजिस्टेंस लगा दें तो हमारे पास वही मॉडल में अर्ली इफेक्ट इंक्लूड हो जाएगा। तो इन रियलिटी जो आपके पास है वो जो कलेक्टर करंट आएगा जो लाइन के हिसाब से ऐसे करके मूव कर रहा था वो ये वाला करंट है, और जो यहां से करंट आ रहा है वो आपके पास वो करंट है जो इधर स्ट्रेट लाइन के हिसाब से जाना था। ओके सर। ठीक है ना, तो टोटल आपके पास जो है ना वो पूरा एक मॉडल उस तरीके से बन गया, अर्ली इफेक्ट को आपने इनकॉर्पोरेट कर दिया। जी सर। इसके बाद जो टी मॉडल है वो भी इसी तरीके से हमारे पास बन रहा है। तो अच्छा, ये जो आम तौर पे है ना, नहीं बल्कि ये चीज मैंने एक्सप्लेन की तो अभी मसला होना है, ये प्रॉब्लम्स कुछ सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा पाई मॉडल कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए और टी मॉडल किधर। टी मॉडल के अंदर आप देख रहे हैं कि एक कॉम्प्लेक्स किस्म का ना ये एक डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन सी एक बन जाती है। ठीक है, आर ओ की वजह से कि ये वाला पॉइंट आपके पास बेस है, ये वाला कलेक्टर है, ये वाला आपके पास एमिटर है, तो एक लूप से भी बीच में बनी होती है करंट, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है आरओ के साथ। तो आमतौर पे टी मॉडल के केस में आरओ को नेग्लेक्ट कर देते हैं, यहाँ आरओ को लाजमी डालना है तो पाई मॉडल यूज कर लेते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करना मुश्किल होगा। इधर से कलेक्टर करंट के साथ आपको आगे जो है ये करंट भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, वो जरा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो खैर इधर क्या आपके पास है कि इसी तरीके से कलेक्टर है, बेस है, मीटर है, पर आपने बेस टू ये जो नोड है सेंट्रल, वहां तक आपने जो है ना आर पाई लगाने की बजाय अब एमिटर टू बेस, डायरेक्ट एमिटर टू बेस है ना बगैर किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, तो वो आपके पास जो है ना जो रेजिस्टेंस लगी होगी वो है आर ई, स्मॉल आर ई, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो आपके पास वी पाई है। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज का तो नाम नहीं ना चेंज होना है एक से दूसरे में, वो वही है, और ये जो करंट इधर से फ्लो करना है वो जीएम वी पाई है। और इसी के अल्टरनेटिव अगर आपने करंट्स की बेस के ऊपर करना हो तो एमिटर रेजिस्टेंस में से जो है, ये एमिटर रेजिस्टेंस कह रहा हूँ, आर ई के अंदर से जो करंट फ्लो करेगा आई है, और ये एमिटर करंट है आपके पास, तो जो आपके पास कलेक्टर करंट होगा वो इसी करंट को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ से फ्लो कर रहा है। तो ये दोनों वर्जन जो है ना ये दोनों करेक्ट है। आमतौर पे टी मॉडल के केस में ये प्रेफर किया जाता है, करंट्स के साथ डील करना है तो टी मॉडल यूज करें, और अगर आपने जो है डील करना है वोल्टेजेस के साथ तो आप ये पाई मॉडल प्रेफर करते हैं। सर ये जो बेस टू एमीटर जो हमने पाई मॉडल में और टी मॉडल में लगाया है सर, ये हमने आर पाई से आर ई में सर इसमें क्यों चेंज किया है? काइंडली उसको रिपीट कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये बेस से देखने के ऊपर बेस टू द कॉमन टर्मिनल आपके पास लगा हुआ है,
ठीक है, कोई और इधर बीच में से कोई और नोड नहीं निकल रहा, कोई और ब्रांच नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ रहा है कि जी जो बीजेटी बना हुआ था उसके अंदर आपके पास बेस से देखने के ऊपर रेजिस्टेंस ये नजर आएगी। ठीक है, आर पाए, और इसी जगह के ऊपर अगर आपने जो है बेस की बजाय एमिटर से देख रहे हैं तो आपको रेजिस्टेंस आर ई नजर आएगी। तो अब यहां पर से देखें ना, ये आर ओ को तो सेपरेट इफेक्ट है ना, ये तो एंड पे लगता है। तो इधर आपके पास एमिटर से आप जो है ना बेस की तरफ ये रेजिस्टेंस है, और अगर बेस से एमिटर करना होता तो आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगानी थी और ये शॉर्ट रखना था। अगर ऐसे करें तो ये आपके पास जो है बन जाता है पाई मॉडल। तो ये एक फर्क है खाली पाई और जो टी मॉडल के अंदर के। टी मॉडल में एमिटर टू बेस आपको जो है ना रेजिस्टेंस नजर आएगी, और ये इसकी वैल्यू कम होगी क्योंकि एमिटर से देखने के ऊपर करंट ज्यादा फ्लो कर रहा होता है तो रेजिस्टेंस कम नजर आती है। जब बेस से आप देखते हैं तो आपके पास जो है वो रेजिस्टेंस ज्यादा नजर आती है। ठीक है सर, क्लियर। ठीक है ना, ये पिछले लेक्चर्स के अंदर भी ना ये बताया था जहां पे डेरिवेशन बकायदा इसकी की थी हमने, क्योंकि ये एमिटर करंट की बेसिस पे निकलता है और ये बेस करंट की बेसिस पे निकलता है। अच्छा, तो एक अगर हम समरी देख लें मॉडल पैरामीटर्स की, तो हमारे पास जो जीएम की वैल्यू है वो हमारे पास है आईसी ओवर वीटी। आर ई की जो वैल्यू है वो हम लोग यूज कर रहे होते हैं, इधर इन्होंने डायरेक्ट नहीं लिखा, इन टर्म्स ऑफ जीएम हम लोग जो है ना आर ई की वैल्यू को हम ये लिख रहे होते हैं, आर पाई की वैल्यू को हम ये लिख रहे होते हैं, आर ओ की वैल्यू हमारे पास इसी तरीके से होती है, और ये बाकी सारे जो है अल्फा इज इक्वल टू बीटा ओवर बीटा प्लस 1 होता है। तो ये 1 2 3 4 और 5 ये वाले जो है ना रिलेशंस काफी है। ये बाकी उन्हीं को जो है दोबारा आगे पीछे करके निकाला हुआ है। जीएम इधर ले गए, आर ई नीचे ले गए, तो ये रिलेशन बन गया। तो आपने जो मेन जो करना है ना, ये आपको जीएम निकालना आना चाहिए, अर्ली रेजिस्टेंस निकालनी आनी चाहिए, आर ई और आर पाई का पता हो, और अल्फा का रिलेशन बीटा के साथ आता हो, तो आप ये सारा जो है ना सर्किट सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक समरी के तौर पे ना ये सारे रिलेशन लिखे हैं। बाकी जो ये वाला है, ये वाले उन्हीं से डेराइव हुए हैं। ठीक है, पर ये इतने सारे याद करने की बजाय जो मिनिमम है ना 1 2 3 4 5 ये याद रखें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम जरा एक्चुअल आते हैं एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर। तो अब हमारे पास जो एम्पलीफायर है बीजेटी के केस के अंदर अगर हम देखें, अब ये मैं डीसी के अंदर ये शो कर रहा हूं, पर हमारे पास जो है ना अब 3 टर्मिनल हैं, बेस का है, कलेक्टर का है और एमिटर का टर्मिनल है। तो हमने एक किसी टर्मिनल पे इनपुट देनी होती है, किसी और टर्मिनल पे आउटपुट लेनी होती है। तो अगर हम इनपुट जो है वो बेस के ऊपर दें और जो आउटपुट है वो हम कलेक्टर के ऊपर लें, तो हमारे पास जो कॉमन टर्मिनल है वो कौन सा हो गया? मतलब इनपुट विद रिस्पेक्ट टू इस टर्मिनल है, आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू दिस टर्मिनल है। और कॉमन एमीटर हो गया। मीटर हाँ, तो अब कॉमन टर्मिनल एमिटर है, तो ये पहली एम्पलीफायर की जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। ठीक है, और इसमें कुछ भी इतनी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब जैसे यहाँ पे इनपुट आपने जो है बेस पे दी है, तो बेशक इधर रजिस्टर 10 लगे हों, 20 लगे हों, कुछ भी और ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज चीजें हों, लेकिन आपने देखना जी इनपुट आपने जो है ना ये जाके फाइनली बेस से कनेक्टेड है और आउटपुट जो है वो फाइनली जाके कलेक्टर से कनेक्टेड है, तो आप कह देंगे कि जी ये कॉमन एमिटर है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर हम इनपुट कलेक्टर की तरफ से भी दे सकते हैं? जी, कलेक्टर की तरफ से भी हम दे सकते हैं। यानी कि आई एम नॉट कलेक्टर टू श्योर, नहीं, बेस। कलेक्टर का अभी हम देख लेते हैं। कलेक्टर पे आमतौर पे नहीं देते क्योंकि कलेक्टर से जो है ना कलेक्टर से एक प्रॉब्लम हो जाती होती है, कलेक्टर के ऊपर नहीं हम आमतौर पे देते होते। अभी ये देख लेते हैं, मैं
इसके अंदर ना कि किस तरीके से हमारे पास होता है। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारे पास कॉमन एमिटर। उसके बाद एक हमारे पास तरीकाकार क्या है कि आप जो है ना एमिटर के ऊपर इनपुट देते हैं और कलेक्टर से आउटपुट लेते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बेस आपके पास कॉमन है तो इसको कॉमन बेस कह देंगे, ठीक है ना। मतलब ये देख के आपको पता चल रहा है ना कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है। यस सर। यस बेस कॉमन है तो आपने उसको कॉमन बेस कर दिया। अच्छा, उसके बाद एक हमारे पास जो है वो ये है कि इनपुट अगर हम दे दें बेस के ऊपर और आउटपुट ले लें एमिटर से, तो ये कॉन्फ़िगरेशन में कलेक्टर कॉमन है तो इसको कॉमन कलेक्टर कहेंगे। अच्छा, और जो अभी जो मेन क्वेश्चन था एक कि जी हम क्या कलेक्टर पे भी इनपुट दे सकते हैं, वो क्यों नहीं दे सकते? उसकी वजह ये है कि लेट से मैं ना इसका स्मॉल सिग्नल मॉडल बना दूं। ठीक है, ये एमिटर है, ये आपके पास बेस है और ये आपके पास है कलेक्टर। अच्छा जी, लेट से आप ना कलेक्टर से जो है ना कोई इनपुट अगर प्रोवाइड करते हैं, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं प्लस माइनस इनपुट से। ये है अल्फा GMVBE, GMVBE है वी पाई सॉरी, और ये आपके पास जो है ना इधर प्लस माइनस वी पाई के बराबर है। अच्छा, ये सारा आपके पास हो जाता है, तो अब आउटपुट किधर से लें हम? कोई एक टर्मिनल बता दें, रिजल्ट वैसे चेंज नहीं होगा। सर सर, मीटर मीटर पे इनका एमिटर से चलें आउटपुट ले लेते हैं, ठीक है जी। तो एमिटर वाले टर्मिनल से हमने आउटपुट ले ली, तो इधर कोई ना कोई रजिस्टर भी लगा देते हैं ताकि कोई मसला ना हो, ठीक है। और हमारे पास क्या है कि बेस वाले टर्मिनल को हम ना कॉमन कर देते हैं। अब इशू क्या है कि यहाँ पर से जो आप वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये वाली चीज एक डिपेंडेंट सोर्स के साथ लगी हुई है, और जो वोल्टेज है वो इधर से कोई भी आपके पास जो है वो इनपुट पे फ्लक्चुएशन या कोई अटेन्यूएशन कॉज नहीं करेगी, क्योंकि जो एक्चुअल आपके पास जो इनपुट टर्मिनल है ट्रांजिस्टर का, वो टर्मिनल आपके पास है बेस टू एमिटर ही। आप इनपुट अगर इधर से प्रोवाइड करेंगे, इधर ग्राउंड कर देंगे, तो उसकी वजह से भी कोई ना कोई इस रजिस्टर के थ्रू जो है वोल्टेज या करंट आएगा। आप इसको इनपुट कर देते हैं, इसको ग्राउंड कर देते हैं, उस केस में भी आपके पास जो है ना यहाँ पर से कोई ना कोई करंट फ्लो करेगा। आप इसको इनपुट कर देते हैं, इसको आउटपुट कर देते हैं, तब भी यहाँ से कोई ना कोई करंट आपके पास जो है ना वो फ्लो कर रहा होता है। पर जब आप इनपुट इधर प्रोवाइड करते हैं और बाकी किसी जगह पे कोई सप्लाई या कोई ऐसी चीज अवेलेबल नहीं है, तो ये आपके पास बेसिकली जो है ना कोई करंट इधर से फ्लो नहीं करता। अगर करंट इधर से कोई फ्लो नहीं कर रहा क्योंकि कोई सप्लाई नहीं लगाई आपने बेस पे या एमीटर के ऊपर, तो ये करंट जीरो है, जिसका मतलब है ये करंट भी जीरो है, जिसका मतलब है वी पाई आपके पास अगर कोई करंट नहीं आर पाई में से गुजरा, वी पाई क्या होगी? जीरो होगी। जीरो होगी। अगर वो जीरो है तो जीएम वी पाई क्या हो गया? जीरो। जीरो हो गया। इसका मतलब है कि ये तो ओपन सर्किट है, यस सर। ठीक है। ओपन सर्किट है, इसका मतलब है कि कुछ कनेक्टेड ही नहीं है, तो ये कैसे एम्पलीफायर के तौर पे एक्ट करेगा? तो कलेक्टर के ऊपर ना हम इसलिए जो है वो कभी भी इनपुट नहीं लगाते। इनपुट या बेस पे होती है या हमारे पास जो है ये एमीटर के ऊपर आ सकती है। ओके सर सर। फिर इसको कंसीडर ही क्यों किया जाता है कॉमन कलेक्टर? नहीं, आउटपुट के लिए, ठीक है। ये दो केसेस में आउटपुट हम कलेक्टर पे ले रहे हैं क्योंकि वो जो डिपेंडेंट सोर्स है उसने गेन प्रोवाइड करना होता है ना। सर मेरे कहने का मतलब है कि फिर ये जो कॉमन कलेक्टर कहा जाता है कॉन्फ़िगरेशन, इसको फिर होना नहीं चाहिए। उसको नहीं नहीं, ग्राउंड किया कॉमन जाता है। कलेक्टर में ग्राउंड की है ना, इसके ऊपर आउटपुट तो, इसके ऊपर कोई इनपुट तो नहीं ना प्रोवाइड की। यस कलेक्टर के सर। ऊपर इनपुट कभी नहीं देनी। ओके सर।
बस ये बात है, ये अच्छा किया, ये कभी नहीं आज तक किसी ने पूछा था। पर ये भी सही सोचने वाली बात है कि जी हमारे पास अगर तो ये रैंडम चीजें जहां मर्जी लगा दें तो हम इधर क्यों नहीं लगाते। तो उसकी ये वजह, ये आगे अक्सर हमें आउटपुट रेजिस्टेंस निकालनी होगी ना, तो वहां पे यही आर्गुमेंट के थ्रू हमें पता चलेगा कि जी इधर से देखने पे सब कुछ ही ओपन है, अगर आप जब इस टर्मिनल से देखते हैं। अच्छा जी, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो तीन हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आ गई, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कोलेक्टर। कॉमन कोलेक्टर को ना एमिटर फॉलोअर भी कहते हैं, क्योंकि अगर आपने इधर से इनपुट से देख रहे हैं तो यहाँ पर से एमिटर के हिसाब से आपके पास जो है ना एक बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो जो भी वोल्टेज आप इधर प्रोवाइड करते हैं ना, इसके अक्रॉस बहुत कम ड्रॉप होता है, तकरीबन वही वोल्टेज आउटपुट पे आ जाती है। मतलब कि ये एक ऐसी कोई कॉन्फ़िगरेशन है जिसके अंदर आपके पास जो है ना आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज की तकरीबन बराबर होती है। तो क्योंकि एमिटर फॉलो करता है इसमें बेस को, तो इसको एमिटर फॉलोअर भी कहते हैं। ये हम हर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ना सर दोबारा प्रॉपर एक्सप्लेन पूरा कर सॉल्व दीजिए। करेंगे। इसका अगर हम सर स्मॉल सिग्नल मॉडल देखें ना, ठीक है, तो लेट्स से टी मॉडल बना दिया इसका मैंने। तो उसमें जो इनपुट इधर से आई है, अब आमतौर पे आर ई की वैल्यू बहुत कम होती है, लेट्स से 25 ओम के करीब होती है ना। और जो हमारे पास है इधर अपना आउटपुट साइड के ऊपर है, लेट्स से 1 किलो ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है प्लस माइनस वी पाई की वैल्यू क्या आती है, बल्कि नहीं, वी पाई को भी छोड़े। अच्छा, तो ये जो वी आई है वो आपके पास है इस पॉइंट से लेके ग्राउंड के बीच में, ऐसे ही है ना, ये नोड है और ग्राउंड है इधर, ये नोड आपके पास वीई का, ये ग्राउंड है। तो जो आउटपुट वोल्टेज है वी आउटपुट, वो आपके पास वोल्टेज डिवाइडर लग जाएगा। अब मैं पूरा आपको कॉमन, ये मैंने थर्ड लेक्चर में आगे कराना था, पता चले आर एल ओवर आर ई प्लस आर एल टाइम्स वी इनपुट, ऐसे ही होगा। यस सर। ठीक है, तो आर ई की वैल्यू आपके पास इतनी कम है, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आर एल की वैल्यू 1K तक है, ये बहुत ही कम वैल्यू है। तो आपके पास जो वी आउटपुट है वो तकरीबन वी इनपुट के बराबर आएगी हमेशा। तो एमिटर है वो बेस को फॉलो करेगा, बेस पे जो इनपुट वोल्टेज है ना उसको फॉलो करेगा, इसलिए इसको एमिटर फॉलोअर भी कहते हैं। ओके सर। ठीक है, ये एक वोल्टेज बफर के तौर पे होता है। खैर ये सारा हम आगे देखेंगे। तो ये तीन हमारे पास कॉन्फ़िगरेशंस जो है ना ये आ गई इधर, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। अच्छा जी, तो अब आगे ना हम यहाँ पे थोड़ा जनरल एम्पलीफायर्स को अब देख रहे हैं। अब यहाँ पे जो है ना ये लाजमी है, सच नहीं है कि हमारे पास जो है ना बीजेटी के साथ बना है, एक बीजेटी लगा है, 10 बीजेटी लगे हैं, 100 बीजेटी लगे हैं, कोई और डिवाइस लगी है। ये एक जेनेरिक एम्पलीफायर का ना एक डब्बा है। कोई भी एम्पलीफायर बने ना तो वो आमतौर पे आप ये वाला सिंबल उसके लिए यूज कर सकते हैं। इसमें आप ना इंटरनल वर्किंग को नहीं देखते जब ये इस तरह का एक ट्रायंगल बनी हो। इंटरनल नहीं आपने देखना कि क्या ऐसा हो रही है, किन कंपोनेंट से बना है, आपने ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस चेक करनी होती है। तो क्योंकि हमने जब कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर्स का किया था, तो उन तमाम एम्पलीफायर्स को हम बनाएंगे और बना के उसका ये वाले कुछ पैरामीटर्स हम चेक करेंगे जो जनरल एम्पलीफायर्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल एक कोई हमारे पास ब्लैक बॉक्स वाला जो है ना ये एक एम्पलीफायर है। उस एम्पलीफायर में क्या होता है कि आप सिग्नल इधर से प्रोवाइड करते हैं। सिग्नल जब भी कोई प्रोवाइड करना है तो उसकी कोई सोर्स रेजिस्टेंस होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास अब लैब के अंदर आप जाएंगे, वहां पे फंक्शन जनरेटर आपके पास होगा। फंक्शन जनरेटर क्या होता है, वो आपको साइनोसॉइड्स जनरेट करके देता है, या आपको पास ट्रायंगुलर जनरेट करके देगा, या आपको स्क्वायर वेव्स जनरेट करके देगा लैब की सेटिंग में।
या आपके पास ये हो सकता है कि जी माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन में आपकी जो आवाज आ रही है वो आपका सिग्नल है, और लेकिन है कि जो भी कोई माइक्रोफोन है उसकी आउटपुट साइड पे ना कुछ ये रेजिस्टेंस होगी, तो वो हमें देखने के ऊपर नजर आएगा कि जो सोर्स है उसकी ये एक सोर्स रेजिस्टेंस है। तो जनरली जब भी कोई इनपुट आपके पास आ रही हो तो लाजमन उसकी कोई ना कोई एक सोर्स रेजिस्टेंस आपके पास होगी। तो जनरल हमारे पास जब मॉडल हम कंसिडर करेंगे तो उसमें हमेशा हमारे पास जो भी सिग्नल है जिसको एम्पलीफाई करना है, उस साथ उसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस भी आ रही होगी। ठीक है, तो ये आपके पास 50 ओहम हो सकती है, 1 किलो ओहम हो सकती है, कुछ भी वैल्यू इसकी ना हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कौन सी चीज है जो कि जनरेट कर रही है। ठीक है, ये चीज क्लियर है आपको? यस। जो सिग्नल वोल्टेज है साथ सिग्नल उसकी जो है ना रेजिस्टेंस है, साथ हमने जो है ये इस सिग्नल के रेजिस्टेंस के साथ इसको लगाएंगे इनपुट के ऊपर, और तो इनपुट के ऊपर कोई ना कोई जो इनपुट वोल्टेज है वो आपके पास आ जाएगी। अब ये इनपुट वोल्टेज खैर नहीं, ये मैं आगे बताता हूँ, और कुछ ना कुछ इनपुट करंट आपके पास जो है ना वो एम्पलीफायर का आ जाएगा। आउटपुट साइड के ऊपर देखें तो हमारे पास जो है आउटपुट कोई ना कोई करंट एम्पलीफायर प्रोवाइड करेगा, और कुछ ना कुछ जो है वो आउटपुट वोल्टेज आपके पास आएगी। और जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस देखी हैं कोई ना कोई एक टर्मिनल कॉमन होगा ग्राउंड, जो कि हमने यहाँ पर से बाहर इधर शो कर दिया। अच्छा, जो आउटपुट है हमारे पास लोड, अब लोड के केस में जो है ना ये भी हमेशा एक कोई ना कोई रेजिस्टर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है ना उसको लोड कंसिडर किया जाता है। ये चीज हमारे पास क्या है कि जैसे कोई ना कोई लैब के अंदर ऑसिलोस्कोप के साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो ऑसिलोस्कोप की प्रोब्स होती हैं, ठीक है, वो इस तरीके से करके जा रहा होता है, और एक पिन सी होती है, और साथ दूसरा एक ना क्रोकोडाइल कनेक्टर, अब मैं कैसे बनाऊं ये चीजें, वो कनेक्टर होता है। तो उस केस के अंदर ना आपके पास 50 ओहम या 1 मेगा ओहम जो है ना ये ऑसिलोस्कोप की इनपुट रेजिस्टेंस होती है। तो आपके लिए क्योंकि वो लोड लगा हुआ है तो आपको लोड रेजिस्टेंस नजर आता है। दूसरे केस में क्या है कि अगर ये आवाज को एम्पलीफाई कर रहे हैं और एम्पलीफाई करने के बाद आपने स्पीकर से कनेक्ट किया, तो स्पीकर है तो स्पीकर की जनाब 8 ओहम के स्पीकर की रेजिस्टेंस हो सकती है, 2.5 ओहम की हो सकती है, डिफरेंट जो है ना स्पीकर्स के। आप अगर कभी चेक करेंगे तो ऊपर लिखा होगा कहीं ना कहीं उसकी उससे रिलेटेड कि जी कितने ओहम का जो है ना ये स्पीकर है। तो जितनी भी उसकी रेजिस्टेंस होगी वो आपके पास लोड रेजिस्टर के तौर पे होगा। मतलब आपने जो करंट है और जो वोल्टेज है इस लोड रेजिस्टर के क्रॉस आपने जनरेट करना है। ठीक है, यस। तो जो भी जनरल आपके पास कोई एम्पलीफायर बनेगा ना तो उसको एक्सटर्नली आपने ऐसे कनेक्ट करना है। ठीक है, कि इनपुट से सप्लाई लगी होगी सोर्स रेजिस्टर के साथ, और लोड आपके पास रेजिस्टर एक लगा होगा। अच्छा, अब आगे क्या चीज है कि जब इसके अंदर इंटरनल अगर हम देखें ना, हमें बगैर इस चीज के कि ये बीजेटी से बना है या किस चीज से बना है, कोई भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, हो सकता है 10 बीजेटी लग के बने हो, पर आपने जब इसको इंटरफेसिंग करने के लिए बनाना है ना इस डब्बे को, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जनाब ये जो आर सिग्नल के साथ लग रहा है इसको इधर से देखने के ऊपर क्या रेजिस्टेंस नजर आ रही है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हमें एम्पलीफायर की इनपुट रेजिस्टेंस देखना क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जितनी रेजिस्टेंस इसको नजर आएगी तो मॉडल के अंदर आप इस तरीके से रेजिस्टेंस को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करके कह सकते हैं, और जो इसके क्रॉस इनपुट वोल्टेज आनी है वो वोल्टेज आपके पास आएगी यूजिंग अ वोल्टेज डिवाइडर। सोर्स की कितनी रेजिस्टेंस थी और कितनी एम्पलीफायर की इनपुट रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस आपके पास वोल्टेज डिवाइडर लगेगा। Pi is equal to our input over our signal plus our input into V signal। ठीक है, तो इस तरह करके आपके पास जो है ना इनपुट वोल्टेज आती होती है। तो अगर आपके पास जो है इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, इनपुट की वैल्यू बहुत ज्यादा है और आर सिग्नल बहुत कम है, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं और आप कहेंगे कि जी सारा का सारा सिग्नल वोल्टेज आपके पास इधर आ गई और आगे एम्पलीफाई हो गया।
पर अगर आपके पास जो है ये सिग्नल की रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो जो आपने सोर्स इधर लगाया था, तो हो सकता है कि जी आपने इधर 10 वोल्ट का प्रोवाइड, 10 वोल्ट तो बहुत ज्यादा है वैसे, आपने इधर जो है वो 20 मिली वोल्ट का सिग्नल प्रोवाइड किया था, और यहाँ पे जाके आपके पास हो सकता है कि जनाब खाली 5 मिली वोल्ट पहुंच रहे हो, और एम्पलीफायर सिर्फ 5 मिली वोल्ट को फिर एम्पलीफाई करेगा और आगे आउटपुट आएगी। समझ आइए आपको इस चीज की? यस सर। तो हमारे Excuse me, पास, जी जी सर ये हम इनपुट सिग्नल देंगे ये सर एसी में होगा एम्पलीफायर जी जी, ये एसी एसी के ऊपर सारा हम अभी काम कर रहे हैं, डीसी का ये पोर्शन खत्म, अब एम्पलीफायर्स में एसी को देख रहे हैं। सर यानी और कि यहाँ पे एम्पलीफिकेशन में एम्पलीफायर, हम सिर्फ एम्पलीफिकेशन में सिर्फ हम एसी यूज करेंगे, डीसी नहीं करेंगे। नहीं डीसी के हिसाब से बायस कर दिया, जो भी आपने बायसिंग की थी उसके हिसाब से एम्पलीफायर के पैरामीटर निकालेंगे। ओके ठीक है, तो ये सारा काम एसी के अंदर हो रहा है, और एसी में भी अ, ठीक है, ये आगे हम देख लेंगे उसको। तो यहाँ पे इनपुट पे आ गया। अच्छा, अब दूसरी एक क्या चीज होती है कि जो एम्पलीफायर है ना, एम्पलीफायर ने जो इनपुट रेजिस्टेंस के अक्रॉस या इसकी इनपुट के ऊपर जितनी वोल्टेज आएगी ना, उसको एम्पलीफाई करना होता है, उसको ये एम्पलीफाई करता है, और एम्पलीफाई करके जो है ना यहाँ पे कोई वोल्टेज ये जनरेट कर देगा। ठीक है जी, वी आउटपुट डैश कह लें कि ये आपके पास हो जाएगा जनाब ए वी ओ वी आई के बराबर। अब क्योंकि आपके पास जो है, जो ये एम्पलीफायर लगा है, इसको डायरेक्टली तो नहीं ना ये वाली वोल्टेज नजर आ रही, क्योंकि आगे सिग्नल रेजिस्टेंस है, तो इसको तो वही वोल्टेज नजर आएगी जो इसकी इनपुट पे है। तो इसने एम्पलीफाई भी सिर्फ और सिर्फ ये इनपुट के ऊपर जो वोल्टेज आती है उसको एम्पलीफाई करना है। ठीक है, जी सर। अच्छा, तो अब ये एम्पलीफाई करता है ना, तो हमारे पास जब एम्पलीफायर को करेक्टराइज करना है ना, तो हमने जो आउटपुट निकालनी है पहले, उसमें हम क्या करेंगे कि जी लोड रेजिस्टर को इंक्लूड किए बगैर ओपन लूप के अंदर जो है ना, ओपन सर्किट के अंदर जो है ना, ये गेन निकालते होते हैं, एवीओ। ओपन सर्किट में क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमें नहीं पता, जब आप एम्पलीफायर डिजाइन कर रहे हैं आपको नहीं पता कि जी बाहर से कोई किस सिग्नल सोर्स को लगाएगा, क्या उसकी वोल्टेज होगी, क्या उसकी रेजिस्टेंस होगी, और ना जब एम्पलीफायर आप डिजाइन कर रहे हैं आपको पता है कि जनाब लोड क्या होगा। आपने जेनेरिक एम्पलीफायर डिजाइन करना होता है, और जब मार्केट में आपने भेज दिया, भेजने के बाद जो जिस बंदे ने इस्तेमाल करना है वो डाटा शीट चेक करेगा, जिसमें आपने लिखा होगा कि जी कितनी इसकी इनपुट रेजिस्टेंस है, कितना इसका ओपन लूप गेन है, और उसके हिसाब से वो चेक करके अपने सर्किट के अंदर इस्तेमाल करेगा। तो क्योंकि ये लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू, सिग्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू और सिग्नल की जो वोल्टेज है ये आपको नहीं पता, तो आपने जब डिजाइन करना है तो इसको ओपन सर्किट के लिए डिजाइन करके ना गेन निकालना है। तो ओपन सर्किट गेन में क्या आएगा, अगर ये रेजिस्टर यहाँ पे नहीं लगा, ठीक है, यहाँ आर एल की वैल्यू को इन्फिनिटी आपने प्लेस कर दिया है, तो और यहाँ पे एवीओ वोल्टेज के साथ वी इनपुट से मल्टीप्लाई किया है, तो टोटल बताएं करंट कितना फ्लो करेगा अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टर नहीं लगा? क्या करंट का कोई रास्ता है? इधर से कितना करंट फ्लो करेगा? सर जीरो। जीरो, क्योंकि इधर आगे ओपन सर्किट कुछ भी नहीं लगा। इधर से कितना करेगा? सर आर एल इन्फिनिटी है। आर एल की वैल्यू इन्फिनिटी है, ओपन सर्किट है। सर 0 पॉइंट आप फ्लो करेगी। जीरो करेगा क्योंकि आपको वैल्यू नहीं जब इसकी पता, तो आपने जब डिजाइन करना है ना, तो आप इसको ओपन सर्किट के हिसाब से करेंगे। तो ओपन सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, तो इधर से कितना करंट फ्लो करेगा? सर जीरो। जीरो। तो जो वोल्टेज इस पॉइंट के ऊपर आपने वी आउटपुट देखनी है, वो वी आउटपुट फिर किसके बराबर होगी? सर वी आउटपुट सर ए वी आई। ए वी ओ जो ये था टाइम्स वी इनपुट के। तो दूसरे अल्फाज में ये जो ए वी ओ है ना, ये आपके पास है ओपन लूप, ओपन सर्किट वोल्टेज गेन। ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज गेन है जो कि है आउटपुट बाय इनपुट, जब आप लोड की वैल्यू को इन्फिनिटी प्लेस कर देते हैं।
ठीक है। यस सर। तो अब आपको पता चल गया कि जी हमारे पास एम्पलीफायर में कोई ना कोई इनपुट रेजिस्टेंस होगी जो आपके चेक कर सकते हैं। ये वाला हिस्सा सारा रिमूव करके इधर से आप चेक करेंगे ना कि जी कोई टेस्ट सोर्स लगा के कि क्या रेजिस्टेंस नजर आ रही है, तो ये आर इनपुट की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपके पास क्या है कि इसी तरीके से इसकी वजह से जो है आपके पास कोई ना कोई अटेन्यूएशन आके भी इनपुट वोल्टेज निकल आएगी। फिर ओपन सर्किट के केस के अंदर आपको गेन पता है, वो आप निकाल सकते हैं। लोड नहीं है तो कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खाली एम्पलीफायर के हिसाब से ये निकाल सकते हैं। आप निकालेंगे, निकाल के आपके पास ये ओपन सर्किट वोल्टेज गेन आ गया। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, एक और पैरामीटर जो कि इम्पोर्टेंट है वो है कि इस पॉइंट से देखने के ऊपर आपको आउटपुट रेजिस्टेंस क्या नजर आती है। ठीक है, ये कैपिटल आर ओ है, स्मॉल आर ओ नहीं है। अर्ली वाली रेजिस्टेंस की नहीं बात हो रही। तो आप ये भी देखना चाह रहे हैं कि एक एम्पलीफायर जो है, जितना अच्छा एम्पलीफायर होगा उतनी कम इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस होगी, जितना अच्छा एम्पलीफायर होगा उतनी ज्यादा इसकी इनपुट रेजिस्टेंस होगी। ये आपके पास ज्यादा होनी चाहिए, आर ओ आपके पास कम होनी चाहिए, और जो गेन है वो आपके पास ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीसरा जो पैरामीटर है जो आपको निकालना है, तो वो आप जो है ना चेक कर सकते हैं कि जी इधर से जब सप्लाई वगैरह सारा कुछ हटा के और आप फिर चेक करेंगे इधर कोई टेस्ट सोर्स लगा के कि जी क्या रेजिस्टेंस नजर आती है, इसको भी हटा के, तो वो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो आपके पास आउटपुट रेजिस्टेंस होगी। तो जब एम्पलीफायर को करेक्टराइज करना है तो आपको आर इनपुट की वैल्यू, एवीओ की वैल्यू और आर ओ की वैल्यू निकालनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उससे पता चलेगा कि ये एम्पलीफायर कैसा है, ये अच्छा परफॉर्म करता है, नहीं परफॉर्म करता, कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, कहाँ पे इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो जो आपके पास तीन ही अभी कॉन्फ़िगरेशन देखी थी आपने, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस, तो इन तीनों केसेस के अंदर हमने ये तीन पैरामीटर निकालने हैं कि जी कॉमन एमिटर की इनपुट रेजिस्टेंस क्या आएगी, ओपन सर्किट वोल्टेज गेन क्या है और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है, कॉमन कलेक्टर की क्या होगी, कॉमन बेस की क्या होगी, और उसके बाद फिर हम ये चीज डिड्यूस करेंगे कहाँ पे इसको इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ पे इसको इस्तेमाल करना चाहिए और कहाँ पे कॉमन बेस को इस्तेमाल करना चाहिए। तो इनका एनालिसिस करने के लिए हमें ये कैरेक्टराइजेशन पैरामीटर्स और ये कैसे निकाले जाते हैं, किस तरह काम करते हैं, ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, सर आर ओ के बारे में बता दें कि दोबारा इसको हम कैसे चेक करेंगे। इसको आप चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये खत्म कर दिया यहाँ से, ये चीजें आपने खत्म कर दी, तो यहाँ पर से आप लगा दें एक अदद, क्या हम कर सकते हैं, हम लगा देते हैं एक अदद टेस्ट सोर्स। आपको पता है ना टेस्ट सोर्स से कैसे निकालते होते हैं रेजिस्टेंस। नो सर। ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ? सर इतनी अच्छी तरह पढ़ाया नहीं है, पता ही नहीं है। ये मसला हो जाएगा, लेकिन ये मैं आगे फिर उसमें कर दूंगा। चलिए मैं और आसान तरीके से बता देता हूँ। ये तो पता है ना कि किसी पॉइंट से देखने पे रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। जी सर। ठीक है, तो अगर आपने इन सबको सप्रेस कर दिया, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास जो है, सप्रेस करने का क्या मतलब होता है, वोल्टेज सोर्स को सप्रेस करें तो क्या किस चीज में कन्वर्ट करते हैं, सर शॉर्ट सर्किट में। शॉर्ट सर्किट में। ठीक है, तो हम इस पॉइंट से रेजिस्टेंस देखना चाह रहे हैं, तो बताएं कैसे निकालेंगे रेजिस्टेंस। सर रेजिस्टेंस के क्रॉस, हमारे सर पास जो करंट है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, टेल पे वोल्टेज माइनस हेड पे वोल्टेज जो है। जी हाँ, लेकिन इधर करंट क्या है, वो करंट होगा ये वोल्टेज माइनस ये वाले पॉइंट के ऊपर। मैं चलें बता देता हूँ, ये चीजें आपने नहीं पहले मेरे ख्याल में फिर पढ़ी हुई। अब होगा क्या, जब इसको सप्रेस कर दिया तो इधर कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, ऐसे ही है। जी सर। जी सर। अगर कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है तो ये वी आई क्या वोल्टेज होगी, सर ग्राउंड पे होगी 0 वोल्ट। 0 वोल्ट होगी, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो जीरो पे हो गया। वी इनपुट जी जीरो सर। है तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो। 0 सर। जीरो को इससे मल्टीप्लाई करें क्या आ गया, 0। जीरो।
जीरो आ गया, तो इसका मतलब है ये जो सप्लाई है ये है शॉर्टेड ग्राउंड पे। ग्राउंड जी पे। सर। तो अब रेजिस्टेंस क्या नजर आ रही है इधर से? आर ओ। तो आर ओ आपके पास आउटपुट रेजिस्टेंस है इधर। तो क्योंकि ये बाय डेफिनेशन ही आर ओ आउटपुट रेजिस्टेंस है, ऐसे आया है। पर जब आप कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर या कॉमन बेस का निकालेंगे ना, तो उस केस में भी आपने यही प्रोसेस करना होगा। पर उधर इंटरनली शायद ये चीज नहीं, कुछ और नजर आ रहा हो आपको। ठीक है, जी सर। तो ये हम आगे हर केस के अंदर देखेंगे। तो 3 दफा या 4 दफा आपने जो है ना ये चीज अवेल्युएट करनी होगी, तो आपको समझ आ जाएगी वहां पे आगे। पर ये आप चीज अंडरस्टैंड करें कि आउटपुट रेजिस्टेंस भी आपको जो है हर एम्पलीफायर की कुछ ना कुछ नजर आती है। ओके सर। अच्छा, पर इस आउटपुट रेजिस्टेंस से फर्क क्या पड़ता है? मतलब क्यों हम इसको निकाल रहे हैं? क्योंकि हमने तो ओपन लूप वोल्टेज निकाल लिया था, तो हमारे पास तो जी वोल्टेज आ गई थी, ओपन सर्किट वोल्टेज। तो हमें अब ये आउटपुट रेजिस्टेंस क्यों निकालनी है? ये आउटपुट रेजिस्टेंस निकालने का वही तरीका जो मैंने अभी बताया था, वो यहाँ पे भी है कि टेस्ट सोर्स से आप कैसे निकाल सकते हैं। टेस्ट सोर्स से निकालने के केस में इनपुट साइड को आपने जीरो कर दिया, इधर एक ना करंट सोर्स आप लगा देंगे टेस्ट, इसकी वैल्यू आई डोंट नो, चाहे तो आप फिक्स करके कह दें जी मैं 1 एम्पेयर का लगा रहा हूँ। ठीक है, अब वो 1 एम्पेयर का करंट आपको पता है कि जी यहां से फ्लो कर रहा है। आपने इंटरनल सर्किट के अंदर सारा कुछ देख के आपने देखना है एंड पे जो है ना वो वोल्टेज कितनी आती है आपके पास। वो वोल्टेज जितनी आपके पास आएगी तो एंड पे आप कहेंगे जी आउटपुट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पी एक्स ओवर आई एक्स। ये है टेस्ट सोर्स से निकालने का तरीका। यही चीज मैं अभी पिछले इस सिनेरियो के ऊपर अप्लाई करके बताता हूँ। यहाँ पे हमने अगर टेस्ट सोर्स से करना है ना, इसको खत्म कर दिया, यहाँ पे मैंने टेस्ट सोर्स लगा दिया जनाब 1 एम्पेयर का। वोल्टेज भी लगा सकते हैं, करंट भी आप लगा सकते हैं, और इसको मैंने कर दिया सप्रेस 0 वोल्ट पे। उसकी वजह से ये हो गया 0 वोल्ट, उसकी वजह से ये हो गया 0 वोल्ट, और ये यहाँ से शॉर्ट हो गया। मैं वोल्टेज देखता हूँ कि कितनी आएगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में ये करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पेयर। तो यहाँ पे वही, और जो वोल्टेज है इस पॉइंट के ऊपर जो हमने निकालनी है वो है वी एक्स। तो वी एक्स माइनस 0, ओम्स लॉ लगा रहे हैं इसके क्रॉस, वी एक्स माइनस 0 इज इक्वल टू करंट कितना है 1 एम्पेयर टाइम्स आर ओ। आर ओ। तो इसका ये 1 एम्पेयर रखना हो 1 रख लें, या आमतौर पे आई एक्स भी आप रख सकते हैं, इतना जरूरी नहीं है कि आप वैल्यू रखें। आई एक्स टाइम आर ओ। तो यहां पर से अगर आप आई एक्स से दोनों साइड्स पे डिवाइड करें, तो वी एक्स ओवर आई एक्स बाय डेफिनेशन ही आपके पास था, तो ये आपके पास जो रेजिस्टेंस है आर ओ की आ गई। अगर यहाँ पे कोई और भी वैल चीज लगी होती, ठीक है, आर डैश लगा होता, तो ये प्लस आर डैश हो जाना था। ठीक है, तो ये एक तरीकाकार होता है कि ना रेजिस्टेंस किसी भी साइड से फाइंड करने का, कि आप एक टेस्ट सोर्स लगाते हैं और चेक करते हैं कि जी अगर मैं इस डायरेक्शन से देखूं तो मेरे पास क्या वोल्टेज आएगी, और फिर उस वोल्टेज को इस करंट से डिवाइड करें तो रेजिस्टेंस आ जाती है उस टर्मिनल से देखने के ऊपर। फॉर एग्जांपल एक और जगह पे ये टेस्ट सोर्स लगा लेते हैं। लेट से मैं इस पॉइंट से देखना चाहता हूं कि जनाब क्या मेरे पास जो है ना रेजिस्टेंस नजर आ रही है। ठीक है, सिग्नल सोर्स को क्या रेजिस्टेंस नजर आ रही है। तो लेट से टेस्ट सोर्स मेरे पास यही वी सिग्नल है, तो मैं निकालूंगा कि जी आई सिग्नल जो है वो कितना आता है। तो अब मुझे यहां पर से पता है कि जी इस पॉइंट से ग्राउंड के बीच में जो है 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, तो वी सिग्नल माइनस 0 इज इक्वल टू आई सिग्नल टाइम्स आर सिग्नल प्लस आर इन। आर इन तो वी सिग्नल ओवर आई सिग्नल अगर कर देता हूं मैं डिवाइड करके, ये वाली टर्म
तो इसका मतलब है कि मैं इस पॉइंट से देखूंगा तो रेजिस्टेंस मुझे आर सिग्नल प्लस आर इनपुट नजर आ रही है। ठीक है, ये कहीं पे भी आप कर सकते हैं। आमतौर पे हमें वैसे ही इतनी प्रैक्टिस हो गई होती है तो देखते ही सीधा नजर आ जाता है कि जी ये सिग्नल और आर इनपुट तो सीरीज में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वही आउटपुट रेजिस्टेंस को कैरेक्टराइज करने का मेथड इधर लिखा हुआ है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट आ रहा है जहां पे इजीली देख के अंदाजा नहीं आपको हो रहा, तो आप ये टेस्ट सोर्स लगा सकते हैं। आमतौर पे जहां डिपेंडेंट सोर्सेज होना तो फिर टेस्ट सोर्स लगा लिया जाता है। तो क्या सर लोड रेजिस्टेंस के चेंज होने के साथ ये भी चेंज होगी आर आउट? नहीं, लोड रजिस्टर तो आपके कंट्रोल में नहीं ना है। लोड रजिस्टर तो आपके एम्पलीफायर का हिस्सा ही नहीं है, जैसे आर सिग्नल और ये आपके एम्पलीफायर का हिस्सा नहीं है। नहीं सर, मैं बात कर रहा हूँ कि जब इसको यूज किया जाएगा तो फिर लोड रेजिस्टेंस के चेंज होने से इसकी वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि लोड रजिस्टर आपके एम्पलीफायर का हिस्सा ही नहीं है। क्योंकि मैं सर मैं तब एक तो और मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, बल्कि ये सारे डीसी में हैं, रुकें मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। ओहो, कोई एक आध ना हम सर्किट पकड़ते हैं जहां पे जरा कॉम्प्लेक्सिटी हो। ये है हमारे पास एक नहीं, लोड रजिस्टर चाहिए। लोड रजिस्टर वाला कोई भी सर्किट नहीं है। ये था ना इसके अंदर, नहीं इसमें भी नहीं था। एक और सर्किट हमने सॉल्व किया था, ये वाला। ठीक है, इसमें हमें कहा गया था ना कि लोड रजिस्टर एक इस पॉइंट वाई के साथ आगे ना, 8 किलो। हाँ 8 किलो ओम का लोड रजिस्टर लगा हुआ है, 8K का। ठीक है, और ये वाला हिस्सा हमारे पास, मैं एसी में कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको। ठीक है, ये वाला हिस्सा ग्राउंड है, ये इसको ग्राउंड। रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दें। और यहाँ पर से ये आर ओ लगा हुआ है, यहाँ पे वही इसका मॉडल आप कंसिडर कर लें। और यहाँ पर से आपके पास ये वी सिग्नल है और ये आर सिग्नल था। ठीक है, तो अब ये क्योंकि हमारे पास लोड रेजिस्टर है, तो जब हमने आउटपुट रेजिस्टेंस देखनी है तो हमने इस पॉइंट से आगे से देखनी है, इस चीज को हमने इंक्लूड नहीं करना। जी जी पूछें। क्वेश्चन नहीं आया कोई? वैसे माइक ऑन हो गया है तो अच्छा, खैर, तो इस केस में आपने अगर आर ओ देखनी है ना, तो आप क्या करेंगे, यहां पर से आपके पास वो एक लगा हुआ है डिपेंडेंट करंट सोर्स है। ठीक है, और यहां से आपके पास वो आर पाई की रेजिस्टेंस लगी हुई है, आर पाई। ठीक है, तो जब एम्पलीफायर की इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस की बात आई है ना, तो आपने जब चेक किया तो आपको इस आर एल को इंक्लूड नहीं करना आपने। तो आर ओ और 8K आपको पैरेलल में नजर आएंगे, तो आप कहेंगे कि जी इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस है 8K इन पैरेलल विद 100K। जी सर। ठीक है, जब इनपुट रेजिस्टेंस की बात है तो ये वी सिग्नल और आर सिग्नल को इंक्लूड नहीं करना। आर सिग्नल, लेकिन उसके अलावा जो कुछ लगा है ना उसको करना है। तो यहां पे जब आप आर इनपुट को देखेंगे, आर इनपुट को जब आप देखेंगे तो आपको क्या नजर आ रहा है, ये 10K का एक रजिस्टर लगा है और आर पाई लगा है और दोनों पैरेलल में आ रहे हैं। जी सर। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा जनाब, अ,
10K इन पैरेलल विद आर पाई, जो भी वैल्यू थी उसकी, आर पाई होना है 2.5K। ठीक है, तो ये इनपुट रेजिस्टेंस के केस में ये वाला हिस्सा नहीं कंसिडर करना, और आउटपुट रेजिस्टेंस के केस में लोड को नहीं कंसिडर करना। लोड के अलावा जो कुछ भी है वो सारा आउटपुट रेजिस्टेंस में आएगा। ओके सर। ठीक है जी सर। अच्छा जी, अब ये देख रहे हैं ना कि क्यों मैंने चूज किया था कि ये मैं लाइव लेक्चर देता हूं, क्योंकि ये चीजें अगर लाइव लेक्चर ना हो, ये मेन इसमें तो चीज ही ये है कि आपके क्वेश्चंस लेने हैं। जी सर। ये मार्क किसी ने क्वेश्चन पूछा था, नहीं पूछा, हैंड रेस किया किसी ने जी, नहीं, लोअर कर दिया, चले। अच्छा, तो यहां पे हम लोग आते हैं, किधर थे, ये आपके पास आउटपुट रेजिस्टेंस इस तरीके से आप निकाल लेंगे। तो और इसके पास क्या है कि जी एवीओ जो थी ना, ये हमारे पास था कि ओपन सर्किट के केस में जब लोड रेजिस्टर नहीं लगा हुआ, लेकिन इन रियलिटी जब आपने जो गेन फाइंड करना है लोड रेजिस्टर के साथ, लेट से इनपुट से आप चाह रहे हैं कि जी आउटपुट बाय इनपुट निकालें, वी आउटपुट ओवर वी इनपुट, वी आई सॉरी, कि एम्पलीफायर के इनपुट से आउटपुट के ऊपर। तो अब आपको क्या है कि यहां पे गेन क्या था, एवीओ, इधर जो वोल्टेज आ रही है वो आपके पास है एवीओ वी आई। एवीओ के टाइम पे यहां से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था, इसलिए जो है ना ये कोई ड्रॉप नहीं आया था किसी के अगेंस्ट। लेकिन जब आपने एवेल्युएट करना है लोड रेजिस्टर के साथ, तो यहां पे फिर एक वोल्टेज डिवाइडर लगेगा कि नहीं, जी सर। लगेगा ना वोल्टेज डिवाइडर। जी तो सर। वी आउटपुट इज इक्वल टू आर एल ओवर आर एल प्लस आर आउटपुट, एवीओ वी आई। जी सर। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि जी अगर हम चाहते हैं कि जो भी हमारे पास इधर गेन आया था वो सारा का सारा जो वोल्टेज थी वो सारी की सारी वोल्टेज आउटपुट पे आए, तो हमारे पास ये आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू को मिनिमम रखना होगा। मिनिमम होना चाहिए। एक अच्छा एम्पलीफायर वो है जिसकी इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई हो और जिसकी आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत कम हो। आइडियली इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनिटी पे पहुंचा दें आप और आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो पे पहुंचा दें, पर हमेशा कहीं पे भी रियलिटी में आपको उस तरह मिलेगा नहीं, पर कोशिश आपकी होगी कि डिजाइन ऐसा किया जाए। सर रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगी तो करंट ही नहीं फ्लो करेगा। हाँ, लेकिन है कि वोल्टेज तो पूरी आ जाएगी ना, जी इसने सर। वोल्टेज को एम्पलीफाई करना होता है। जी सर। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि ये फिर यही जो चीज हमने सारी करनी है, एक्सक्यूज मी हमने सर। एम्पलीफायर्स को देखना है। जी जी। सर हम ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं वो एम्पलीफिकेशन के लिए यूज करते हैं कि इसको यानी कि किसी चीज को कम करने के लिए भी यूज होता है? एम्पलीफिकेशन के लिए ही इस्तेमाल करते होते हैं एज एन एम्पलीफायर। अटेन्यूएशन हो सकती है लेकिन वो एम्पलीफायर की वजह से नहीं होती, जी सर। मतलब कम भी रिड्यूस भी हो जाती है वोल्टेज, लेकिन वो इंटेंशनली नहीं होती आमतौर पे। अगर एक अच्छी तरह डिजाइंड एम्पलीफायर है तो वो एम्पलीफाई करेगा। ओके सर। ठीक है जी जी। अच्छा, और हमने क्योंकि जो है ना ये इनपुट से आउटपुट का तो देख लिया था, लेकिन जो हमारा एक्चुअल टारगेट होता है वो हमारा टारगेट था कि जो ये सिग्नल है ना ये कितने वोल्टेज पे आउटपुट पे आता है। बीच में हमारे पास ये हमारा एम्पलीफायर के पैरामीटर्स हैं। तो जब ओवरऑल हमने निकालना है तो वो हमारे पास उसको हम कहेंगे ओवरऑल गेन जी वी, जो कि बराबर होगा वी आउटपुट ओवर वी सिग्नल। ये होपफुली आगे निकाला है, किसी केस में नहीं निकाला, चले मैं ये बता देता हूँ। तो जब ओवरऑल आपने निकालना है जी वी, तो वो हमारे पास किस चीज के बराबर होगा। अच्छा, हमें पता है कि जनाब ए वी आउटपुट जो है ना वो गेन वी इनपुट से वी आउटपुट तक दे रहा है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं जनाब के पहले हमारे पास वी सिग्नल से वी इनपुट की तरफ गेन आएगा, और फिर हम क्या कर सकते हैं वी आउटपुट ओवर
वी इनपुट का प्लेस कर दें तो ये वाली टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी और वी आउटपुट ओवर वी सिग्नल आ जाएगा। वी इनपुट ओवर वी सिग्नल हमारे पास क्या था, वो था आर इनपुट ओवर आर इनपुट प्लस आर सिग्नल। ठीक है कि ये वोल्टेज कितनी होगी इसके निस्बत, वो ये पहली टर्म आ गई। उसके बाद जो है वी आउटपुट ओवर वी इनपुट अगर देखा जाए तो वो हमारे पास ये वाली चीज थी, आर एल ओवर आर एल प्लस आर आउटपुट, और उसको आगे हमने ये ओपन लूप वोल्टेज से एवीओ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो ये वाली पूरी टर्म है ना, ये हमारे पास आएगी ओवरऑल गेन, जिसमें हमारे पास अगर आर इनपुट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो ये पहली टर्म 1 हो जाएगी, और अगर आर आउटपुट की वैल्यू बहुत कम है तो ये टर्म भी 1 हो जाएगी। तो जो ओपन लूप ओपन सर्किट वोल्टेज गेन था वही हमारे पास ओवरऑल गेन आ जाएगा। लेकिन इन रियलिटी हमेशा आपके पास जो है ना ओवरऑल गेन के अंदर जो है वो ओपन सर्किट वोल्टेज गेन से कम ही होगा, क्योंकि यहां पर और यहां पर हमारे पास ड्रॉप आएगा। ठीक है। जी सर। अच्छा जी, तो ये हमने मतलब कॉन्सेप्ट के हिसाब से देख लिया। अब हम जरा ना एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में देखते हैं कि हमारे पास ये चीजें किस तरीके से आती हैं। तो ये इसका ना एसी के अंदर खाली सिस्टम अभी दिखाया जा रहा है। अगर मल्टीपल रेजिस्टर्स या चीजें लगी होना तो उनको फिर भी हम सिंप्लीफाई इसी फॉर्म के अंदर कर सकते होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, तो किसी को आइडिया है इसकी इनपुट रेजिस्टेंस हमें क्या नजर आएगी? सर आर पाए। आर पाई। ठीक है, जो कि हमारे पास है बीटा ओवर जीएम के बराबर। जी सर। अच्छा, आप कोई और मुझे बताए कि इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस क्या नजर आएगी? ये मुश्किल चीज पूछ ली है मैंने, आउटपुट रेजिस्टेंस। चलें इसका रहने दें। ओपन लूप वोल्टेज गेन क्या नजर आएगा? चलें ये चीजें फिर हम सॉल्व करके निकालते हैं। आपको पता चल गया कि ये चीजें थोड़ी मुश्किल है निकालना। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सिंपली जो है ना कॉमन एमिटर का स्मॉल सिग्नल मॉडल इधर प्लेस कर दिया। तो ये सारे के सारे आपस में ना ये एमिटर वाले टर्मिनल ये शॉर्ट सर्किटेड ही हैं, क्योंकि सारे ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो अब हम दोबारा यहाँ पे देखते हैं जी, इनपुट रेजिस्टेंस क्या नजर आई? आर पाए। आर पाई नजर आ गई। ठीक है, आउटपुट रेजिस्टेंस यहाँ से क्या नजर आई देखने पे? आउटपुट रेजिस्टेंस के लिए आपने जो है ना ये इनपुट साइड को जो है वो कर देना है, ग्राउंड कर दिया। जब आपने ग्राउंड कर दिया तो आपके पास वी आई की वैल्यू हो गई 0 वोल्ट, वी पाई की वैल्यू। जब वी पाई 0 वोल्ट हो गया, ये 0 वोल्ट हो गया। जब ये 0 वोल्ट है, करंट सोर्स के अंदर अगर जीरो करंट फ्लो कर रहा है तो यहां से करंट हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया। तो अब बताएं क्या रेजिस्टेंस देखने में आई आउटपुट से? आर सी और आर नॉट को पैरेलल सॉल्व करके। बिल्कुल ठीक, ये लिखा भी हुआ है, आर सी इन पैरेलल विद आर नॉट। तो अगर अर्ली इफेक्ट कंसिडर करना है तो ये आर सी इन पैरेलल विद आर नॉट हो जाएगा। अगर अर्ली इफेक्ट कंसिडर नहीं करना तो सिंपल आर सी आपके पास आउटपुट रेजिस्टेंस आ गई। तो मतलब ये कि आप चाहेंगे कि आर सी की वैल्यू आपके पास कम हो, लेकिन है कि याद रहे कि ये सिर्फ एसी में ही नहीं सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं। आपने डीसी के अंदर क्यूब पॉइंट और उन चीजों को भी देखना होता है, और उसके लिए आरसी की वैल्यू को आप बहुत कम नहीं कर सकते। तो इन शॉर्ट हर चीज की लिमिटेशन है। ऐसे नहीं है कि आप जो है वो गेन बढ़ाने के लिए जो मर्जी करना चाहें आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से नहीं होता।
चैट में मैसेज था नहीं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास आरसी इन पैरेलल विद आर आउटपुट जो है वो हमारे पास आ गया। आउटपुट रेजिस्टेंस आमतौर पे अर्ली इफेक्ट की रेजिस्टेंस की वैल्यू काफी ज्यादा होती है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली आरसी के बराबर लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, और कौन सी चीज निकालने वाली रह गई अब? एवीओ। सर AVO ओपन एवी और रह गई। ओपैम्प क्या कह रहे हैं आप? सर ओपन ओपन सर्किट वोल्टेज गेन। जी जी जी। तो ओपन सर्किट वोल्टेज गेन हमने यहाँ पे निकाला, जिसको AVO, ये जीरो की जो ओ की टर्म इधर रखनी है, इज ओपन सर्किट वोल्टेज गेन फ्रॉम बेस टर्मिनल टू द आउटपुट टर्मिनल विदाउट लोड। ठीक है, तो इसमें अब हमने ना इसमें ये सिग्नल वाले को नहीं कंसिडर करना AVO के लिए। तो लेट से आपने जो है V पाई की वैल्यू V इनपुट के बराबर है। ठीक है, इधर से हमने आगे देखना है, तो ये अगर V पाई की वैल्यू V इनपुट के बराबर है तो जितनी भी वोल्टेज है वो सारी इसी के अक्रॉस आ रही है। तो आगे हम मूव किया, यहां से हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है, उसकी क्या वैल्यू है? GM VI, क्योंकि ये VI के बराबर है। अब ये करंट हमारे पास किधर से फ्लो करेगा? आर पाई, ये RC और R नॉट के जो है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में से, इसको मैं ना R नॉट इन पैरेलल विद RC लिख देता हूं। तो इसमें से जो है ना ये करंट हमारे पास फ्लो कर रहा है। तो इसके टेल के ऊपर वोल्टेज है 0, हेड के ऊपर वोल्टेज है V आउटपुट इज इक्वल टू करंट की वैल्यू मैंने लिख दी GMVI, और आगे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू थी वो हमारे पास है RO इन पैरेलल विद RC। तो V आउटपुट ओवर V इनपुट इज इक्वल टू माइनस GM RC इन पैरेलल विद RO। और ये V आउटपुट ओवर V इनपुट जो हमारे पास आ रहा है ये हमारे पास बराबर है AVO के। ठीक है, तो हमारे पास ओपन सर्किट जो वोल्टेज है वो हमारे पास आ गई माइनस GM RC इन पैरेलल विद RO, जो कि कोई इतनी नई चीज नहीं है, हम पहले भी सॉल्व करते रहे थे, वहां पे माइनस GM RC आ रहा था, पर अगर RO भी साथ लगा है तो माइनस GM RC इन पैरेलल विद RO आ गया। ठीक है, यहां तक जी सर। ये बाकी लोगों को भी समझ आ रही है, या एक दो जिनसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बस उनको समझ आ रही है और बाकी सारे वैसे बैठे हैं? यस सर, आ रही है। ठीक है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आगे यही Yes, sir. प्रोसेस बार 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 आपने रिपीट करना है। पहले एक ट्रांजिस्टर के साथ आपने करना है, फिर 2 या 3 ट्रांजिस्टर इकट्ठे लगे होंगे तो फिर ये प्रोसेस रिपीट करना है, और पूरा कोर्स ही इसी पे आगे जाके बिल्ड होता है। अच्छा, फिर जब आपने AV निकालना है, AV कहते हैं जब आपके पास जो है ना ये ओपन की बजाय लोड के साथ हो, लोड रेजिस्टर, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का आपने जो है ना गेन निकालना था। तो AV को हम क्या कहेंगे कि बाकी सारा तो प्रोसेस क्योंकि हमने सॉल्व कर लिया था वही था, बस रेजिस्टेंस ही चेंज हुई है ना। तो माइनस GM RC इन पैरेलल विद RL इन पैरेलल विद RO। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास जो है ना ये आ गया क्लोज्ड, मतलब लोड रेजिस्टर के साथ जो गेन है। दूसरा तरीका, बल्कि ठीक है इसको अब ऐसे ही रखें, ये आपके पास आ गया। फिर हमारे पास एक चीज रह गई है निकालने वाली, कौन सी चीज रह गई है? सर ओवरऑल गेन। ओवरऑल गेन। तो ओवरऑल गेन के लिए जब हमने इस पॉइंट से आगे जाना है तो हमें पता है यहां से आगे का गेन तो हमें आता है, तो इस पॉइंट से इधर तक आने के लिए हमारे पास ये वोल्टेज डिवाइडर लगना था। तो R पाई ओवर R पाई प्लस R सिग्नल, और बाकी वही टर्म हमने दोबारा लिख दी।
तो ये हमारे पास ओवरऑल जो है हमारा गेन आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास जो वही जो पैरामीटर्स हैं एक एम्पलीफायर के, उस तरह के पैरामीटर्स यहाँ पे हमारे पास निकल आए। तो हम क्या करेंगे कि अब ना जब इस तरह का मॉडल यूज करना होगा तो हम क्या करेंगे, ये एवीओ आरओ की जगह पे हम लिख देंगे आरसी इन पैरेलल विद आरओ। आपको पता होगा सर्किट में क्या वैल्यू है, वो वैल्यू निकाल के आरओ की वैल्यू लिख देंगे। एवीओ जो था ये आपके पास आ रहा था माइनस जीएम आरसी इन पैरेलल विद आरओ। ठीक है, ये इसके बराबर है। ये आर इनपुट था, इसकी जगह पे आपने लिख दिया आर पाई। तो ये आपके पास जो ये पूरा मॉडल है ये आपके पास बन गया कॉमन एमीटर का। ठीक है, तो अब जब ये एक दफा वैल्यूज इधर लिख देंगे फिर आपको ये इस चीज का ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है कि जी ये कॉमन एमीटर से बना था, कॉमन बेस से बना था, 10 रजिस्टर 10 ट्रांजिस्टर यूज हुए थे, 2 यूज हुए थे, क्योंकि वो सारी चीजें फिर इररेलेवेंट हो जाती हैं। आपने ये 3 पैरामीटर इधर लिख के और आपने जो जो भी डिजाइन किया है एम्पलीफायर उसको जो है आप उन पैरामीटर्स के साथ आगे जो है मतलब कि अगर कोई चिप आपने बनाई है तो वो आप उसको जो है ना मार्केट के अंदर दे सकते हैं। कोई भी जिसने भी यूज करना है वो ये 3 पैरामीटर देखेगा, उसको नहीं पता अंदर कॉमन एमीटर है, कॉमन बेस है, कॉमन कलेक्टर है, बस वो इन 3 पैरामीटर्स की बेसिस पे जहां मर्जी उसने इस्तेमाल करना है वो कर सकता है। ठीक है, एज डिजाइनर ऑफ द एम्पलीफायर आप होंगे जिसको पता होगा कि जी क्या फर्क क्या पड़ता है। जी सर। ठीक है, तो ये इस तरीके से करके ना हम तमाम एम्पलीफायर्स के केस में ना ये चीज हम निकालते रहेंगे। तो ये आगे आगे वाली चीजें, ये एग्जांपल्स और ये सारा कुछ जो है ना हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे देख लेंगे कि सर्किट के अंदर एक्चुअल वैल्यूज के साथ क्या हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि टाइम भी आपके लेक्चर का फिनिश हो रहा है। कोई क्वेश्चन है तो Yes, पूछ sir. लें आप। सर अब अगला लेक्चर स्टार्ट होने लगा है, तो फिर इसको हम दोबारा देख के कोई क्वेश्चन हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ ठीक है, ये क्योंकि अभी ये लाइव रिकॉर्डिंग हुई थी तो ये रिकॉर्डिंग में खत्म करके फिर अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। चलें ठीक है। ठीक है सर। ओके, सर इसकी कोशिश करना कि आज ही रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाए। वो हो तो गई है, अभी कुछ देर तक मेरे पास आ जाएगा फिर मैं अपलोड कर देता हूँ। ओके सर, ठीक है। ठीक है, ओके ओके सर। हुआ करेगा जी। सर आपसे लाइव लेक्चर हुआ करेगा इससे, जैसे आपकी याद ये लेक्चर। नहीं, ये जो कॉमन एमीटर का है ना ये वाला पोर्शन में लाइव रिकॉर्डिंग इसी तरह करूंगा। जब आगे दोबारा कॉमन कलेक्टर कॉमन बेस आता है ना वो यही चीजें बार बार रिपीट होनी है। ठीक है सर। ठीक है, उसमें बस होता है कि कुछ जो पॉइंट्स थोड़े से डिफरेंट है कॉमन मीटर से, फिर मैं उन पे फोकस ज्यादा करूंगा कि जी ये देखें कॉमन मीटर में ये चीज आई थी, इधर ऐसे आ गया, ये क्यों डिफरेंट आ गया है, इसका क्या मतलब है, इसको कहाँ इस्तेमाल अब किया जा सकता है अगर ये डिफरेंट है। तो वो उन चीजों पे फोकस है, वो इतना उस लिहाज से कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये आज वाला लेक्चर ज्यादा कॉम्प्लेक्स था कि इसमें ये कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए कि हम एवीओ क्यों निकालते हैं, हम जीवी क्यों निकालते हैं, एवी क्या है, ट्रांजिस्टर के लिए जो है ये एम्पलीफायर्स के कैरेक्टराइजेशन पैरामीटर्स के हैं। तो ये चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, चलें ठीक है सही है, सर। ये टाइम हो गया आपके अगले लेक्चर का। तो